नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताजा तरीन बुलेटिन। 5 बजने वाले हैं तो अब तक की सभी बड़ी खबरें और सुर्खियां आपके लिए। सबसे पहले हेडलाइंस। कुछ देर में मुंबई को मिलेगी मेट्रो की नई सौगात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 2 नई मेट्रो लाइंस का उद्घाटन। कई और परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों पर अडिग पहलवान। खेल मंत्रालय के साथ मीटिंग के बाद कहा इस्तीफे ही नहीं, जेल भी भिजवाएंगे। खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को भेजा नोटिस। वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में कारोबार। बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट पर बंद। मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट क्लोजिंग देने में रहा। हुई फ्लैट क्लोजिंग। सेंसेक्स 187 पॉइंट गिरकर 60,858 पर बंद। अनुमान से बेहतर रहे एचयूएल के नतीजे। पेरेंट कंपनी को अब करीब 2.5% की जगह 3.45% देगी सेल्स रॉयल्टी। रॉयल्टी की नई दर 1 फरवरी से लागू। लाइसेंस फीस पर वोडाफोन आइडिया ने किया डिफॉल्ट। वोडाफोन आइडिया ने लाइसेंस फीस जमा नहीं की। कंपनी ने पिछली तिमाही में मात्र 10% फीस दी थी। कंपनी की कुल 780 करोड़ की लाइसेंस फीस बाकी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बजट में मिल सकता है बूस्टर। ईवी लोन्स के ब्याज पर टैक्स छूट 2 साल और बढ़ाने पर विचार। सीएनबीसी आवास की बजट एक्सक्लूसिव। उत्तर प्रदेश के मदरसों में मॉडर्न शिक्षा की मंजूरी। यूनिफॉर्म में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे मदरसों के बच्चे। गैर मुस्लिम बच्चों के एडमिशन रोकने की सिफारिश खारिज। और खबरें विस्तार के साथ। सबसे पहले बात करेंगे पहलवानों में और डब्ल्यूएफआई में चल रही कुश्ती की। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज पहलवानों ने खेल मंत्रालय में शिकायत की है। अधिकारियों से मुलाकात में उन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि मुद्दों को सुलझाया जाए। इधर खेल मंत्रालय ने इस मामले में डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को नोटिस भेजकर 72 घंटे में जवाब मांगा है। खेल मंत्रालय ने पहलवानों को भी भरोसा दिया है कि पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। खेल मंत्रालय जांच के लिए एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहा है, जिसमें एक सदस्य महिला भी होगी। इस बीच खुद डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी फोन पर बातचीत की है। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है। रेसलर विनेश फोगाट ने भी कहा है कि वो ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा तो चाहती हैं, साथ ही उनको जेल भी भिजवाना चाहती हैं। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। इस्तीफा मिलेगा। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची बबीता फोगाट ने कहा कि आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। बबीता ने कहा कि सरकार पूरे मामले को देख रही है और खिलाड़ियों की समस्या सुलझाने के लिए काम कर रही है। आवाज आती थी, हमें सुनने को मिलता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे सामने कभी ये चीज नहीं आई थी। आज सामने आई है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और हमारी सरकार भी लेगी। और सरकार ने लिया भी है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं है। 72 घंटे का उन तो पहलवानों के बीच और डब्ल्यूएफआई यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच कुश्ती का इस समय पूरा नज़ारा है और दोनों तरफ से रस्साकशी जारी है। चलिए अब हम रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ बड़े तोहफे देने वाले हैं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को 38,800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पीएम मुंबई में मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन भी करेंगे। मेट्रो लाइन पर 12,600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पीएम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा वो 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। सड़कों को पक्का करने की परियोजना की भी
आज शुरुआत होगी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुनर्विकास भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को लोन ट्रांसफर भी किए जाएंगे। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कैसे चमकेगी मुंबई, आज आवास अड्डा पर हम इसी पे कर रहे हैं एक बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर मुंबई बदल रही है। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज का आवास अड्डा। इधर इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में भी 10,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने यदगिर जिले में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने कोडेकल में सिंचाई, पीने का पानी और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने रायणपुर लेफ्ट बैंक नहर आधुनिकीकरण की परियोजना का उद्घाटन भी किया। पीएम के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। उन्होंने उत्तर कर्नाटक में हो रहे विकास के कामों के लिए सीएम बोम्मई की सराहना की। पीएम ने कहा कि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। उत्तर कर्नाटक के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है, वो सराहनीय है। भाइयों और बहनों, भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृत काल है। प्रत्येक राज्य के लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। चले तो प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से मुंबई बस पहुंच गए हैं, ये खबर है अभी की। और जैसे ही जो मेट्रो है उसका उद्घाटन होगा और तमाम दूसरी चीजें, हम उन खबरों पर आपको लेकर चलेंगे। अब बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बाजार की वीकली एक्सपायरी में बाजार में दायरे में आज कारोबार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी आज गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 187 पॉइंट गिरकर 60,858 पर, तो निफ्टी 58 पॉइंट गिरकर 18,108 पर जाकर टिका। मिड कैप इंडेक्स की भी आज फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सबसे ज्यादा गिरावट आज एफएमसीजी, मेटल, ऑटो शेयरों में रही। इसके अलावा फार्मा, एनर्जी शेयरों में भी बिकवाली दिखी। वहीं पीएसयू और सरकारी बैंक से जुड़े शेयर में आज तेजी देखने को मिली। और अब बात करेंगे दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। टीसीएस के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन के मुताबिक दुनिया में माहौल अब सुधर रहा है। दावोस से सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले ग्लोबल मूड काफी आशावादी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी गोपीनाथ ने जोरदार वकालत की और कहा कि अनुमान से पहले एआई का असर हम सब पर होगा। The mood is definitely much more optimistic. In fact, when we came out with our numbers, I had said that our individual conversations with customers were a lot more positive than what the overall macro commentary was, and that we're basing it on that. That confidence has got strengthened with the discussions that we are having here. One-on-one, everybody is positive. I would say incrementally what has changed is that the European side, there also the confidence has increased. But multiple threats that are emerging here. The opening up of China is a big thing, both from a humanitarian perspective, assuming that they're able to manage that whole opening up well, and then the economic perspective that opens up an export market for the European companies. So that's coming out very strongly. भारत फोर्ज के डिप्टी एमडी अमित कल्याणी के मुताबिक यूरोप में कमर्शियल व्हीकल डिमांड काफी मजबूत है। दावोस से सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कंपनी डिफेंस कारोबार को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी है। Right now, the North American market demand is very strong. In fact, even in Europe, the commercial vehicle sector demand is extremely strong, driven by change in transport logistics modalities. Shipping and logistics have changed from more sea to more land within Europe because especially smaller lots of shipping taking place. So there is a tremendous demand for trucking, and in the US there is a replacement demand that's coming up. Plus the US is now going into a infrastructure build cycle, so that's going to promote growth. So what we're hearing is very strong news. On the passenger car side, the demand outstrips supply.
देश की इकोनॉमी में बड़ा किरदार अदा करने वाले टैक्स पेयर्स की क्या है बजट से उम्मीदें जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। इस बार के बजट से एक टैक्स पेयर क्या उम्मीद कर रहा है, ये जानने के लिए मेरे साथ वो लोग खुद मौजूद हैं जो सालाना टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स जमा भी करवाते हैं। आप देखेंगे जो चेहरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है, यानी कमाना अभी शुरू किया है, और ऐसे भी लोग हैं जो लंबे वक्त से कमा रहे हैं, अनुभवी हैं। तो इन्हीं से ही जानते हैं कि बतौर टैक्स पेयर ये वित्त मंत्री से इस बार के बजट में क्या चाहते हैं। इस बार मतलब 2023 बजट में मेरी डिमांड है वित्त मंत्री से कि इन्फ्लेशन रिबेट मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है लास्ट वन ईयर में ये 20 से 35% तक हुआ है। आप ये देखिए दूध मदर डेयरी का जो 59 रुपीज़ पर केजी मिलता था, ये एक साल भी नहीं 6 महीने के अंदर अब नाउ इट इज़ 66 रुपीज़ पर केजी, मतलब 7 रुपये बढ़े। आप देखिए परसेंटेज कितना इन्फ्लेशन हुआ है। तो मतलब खाली दूध के बजट में 200-300 रुपये बढ़ गए। मतलब आप पुलिस सैलरी पे देखिए कितना इफेक्ट पड़ेगा एक आम आदमी के लिए। तो मतलब मेरी इनकम जो है इन्फ्लेशन 35% हो गया, तो 35% इनकम कम हो गई इसका मतलब। तो कुछ इन्फ्लेशन का रिबेट मिले हमको, किसी फॉर्म मिले, इन्फ्लेशन अलाउंस डिडक्शन या इन्फ्लेशन रिबेट। तो ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। मैं फिनेंस मिनिस्टर से चाहता हूं कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए इंडिया में। इंडिया में लगभग 8 लाख डॉलर मिलियनियर हैं और बहुत सही समय है ये इनहेरिटेंस टैक्स या डेथ ड्यूटी लगाने का। क्या इससे एक आम टैक्स पेयर को क्या फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जैसे टैक्स पेयर को बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। हमारे ऊपर जो टैक्स का बर्डन है ये कम होगा, और उससे भी बड़ी बात है कि सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितना हम कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा इस टाइम खर्चा हो जा रहा है, तो जो हमारा जो स्लैब है बेसिकली उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, और जो डिडक्शंस उनको मिलती है जैसे मेडिक्लेम वगैरह की जो 80D के अंदर डिडक्शंस मिल रही हैं उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे अभी लिमिट है 25 और 5000 की, वो जो कैश में मतलब एक्स्ट्रा मिलता है हेल्थ के लिए, उसको बढ़ा के अप्रोक्सीमेट 30 से प्लस करके उसको 50 के अराउंड मिले जाए। आपको पता ही है जैसे वुमेंस के ऊपर इनकम के साथ साथ खर्चों का भी बोझ होता है। तो लाइक हम छोटी छोटी सेविंग करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सेविंग करते हैं तो हमें उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो मैं तो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से यही उम्मीद करती हूँ कि वो इनकम की जगह ना एक्सपेंडिचर पे टैक्स करें। 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो उनको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें। उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलें, उनको कोई टोल के ऊपर प्रिविलेज मिले, उनको कोई एयरपोर्ट के ऊपर प्रिविलेज मिले, रेलवे के अंदर रिजर्वेशन के अंदर कुछ बेनिफिट मिले, या कोई पेंशन स्कीम लाई जाए जो टैक्स पेयर्स के लिए ही हो। मैं चाहती हूँ कि 80C का लिमिट बढ़ के 1,50,000 से बढ़ के एटलीस्ट 2,50,000 हो जाना चाहिए, ताकि मैं आराम से अपना PPF में इन्वेस्ट कर पाऊँ वहाँ से, और वो रिडक्शन क्लेम कर पाऊँ और इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। जिस तरह से आपने सुना कि हर किसी की अपनी मांग है, और ये मांग एक उम्मीद के साथ है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर की इन मांगों को सुनेगी, और जिस तरह से जिक्र किया कि महंगाई के मोर्चे पर इन्हें राहत जरूर देंगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री उम्मीद कर रही कि सरकार बजट में इंडस्ट्री को सपोर्ट देने का सिलसिला जारी रखेगी, साथ ही ऐसे कदम भी उठाएगी जिससे गाड़ियों की मांग बढ़े। ऑटो सेक्टर की बजट से उम्मीदों पर देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। पिछले साल भारत के ऑटो सेक्टर ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की। करीब 42 लाख गाड़ियों की बिक्री के साथ भारत इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस ग्रोथ में पिछले कुछ बजट में आई सरकारी योजनाओं की भी भूमिका रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फेम स्कीम, या CNG और हाइड्रोजन गाड़ियों पर फोकस, या PLI जैसी स्कीम। ऑटो सेक्टर इस बार भी एक ऐसे बजट की उम्मीद कर रहा है जिसमें सेक्टर को बूस्ट मिल सके। पहले फेम फेज़ 1 हो या बाद में फेम फेज़ 2 हो, फिर पॉलिसीज़ हो, फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हो, और स्टेट में भी कुछ इंसेंटिव्स है। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये सब कंटिन्यू रहे जब तक ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स का पेनिट्रेशन
एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करे तब तक इनको जारी रखना जरूरी है. I would hope that the government would actually continue to support new technologies. They've done a lot of work in terms of PLI schemes and all that, but specifically in terms of R&D, if the government can support, that'd be great. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश से गाड़ियों की मांग बढ़ेगी. ईवी गाड़ियों से जुड़ी कंपनियां फेम स्कीम को 2024 से आगे बढ़ाने की मांग कर रही हैं. ईवी कंपनियां ये भी चाहती हैं कि स्पेयर पार्ट्स पर जीएसटी 5% रखी जाए और सेल्स पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई जाए. इलेक्ट्रिक के लिए हमारा रिक्वेस्ट होगा कि इसको प्रायोरिटी लेंडिंग दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इसको यूज़ करें. आज 14 आउट ऑफ 20 सिटीज़ इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया विच आर अमंग्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़. तो उसको कम करने के लिए उन सिटीज़ पे मैंडेट किया जाए कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें ताकि एक क्लीन एयर में लोग ब्रीथ कर पाएँ और उस एनवायरनमेंट में रह पाएँ. कंपोनेंट निर्माताओं की संस्था ACMA ने सभी कंपोनेंट को 18% जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है. ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि अगर सरकार इस बार इनकम टैक्स में थोड़ी छूट देती है तो इससे गाड़ियों की मांग बढ़ेगी. रोहन सिंह, दिल्ली. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब सीधे चलते हैं मुंबई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं. और जैसा हमने आपको बताया कि आज मुंबई में और महाराष्ट्र को उन्हें कई सौगातें देनी हैं. 38,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का वो यहां पर लोकार्पण करेंगे और साथ ही मुंबई को मेट्रो की सौगात देंगे. मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बनी मेट्रो की 2 अलग अलग लाइनें, जिसमें लाइन 2A और लाइन 7 का जो अंधेरी तक का पूरा काम है वो हो गया है, उसको समर्पित करेंगे राष्ट्र को, प्रदेश को, और उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही अन्य परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे. तो इस वक्त मुंबई आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों मंच पे मौजूद. यहाँ पर राज्यपाल भी मौजूद हैं और एक बड़ा जन समुदाय प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है. तो अलग अलग परियोजनाओं की शुरुआत. इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह कर्नाटक में भी थे, जहाँ पर उन्होंने 10,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी, बहुत सारी नई चीज़ों का उद्घाटन भी किया. और वही अब देखिए तो मुंबई खास तौर पे आज जिस चीज़ का इंतज़ार है मुंबई वालों को, वो है मुंबई की नई लाइफलाइन, यानी मुंबई की मेट्रो, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं. और इस समय ये शुरुआत वहीं से हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी 38,800 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री को करना है, उनकी आधारशिला रखना है, कई प्रोजेक्ट्स को समर्पित करना है. और ये BKC ग्राउंड्स है जहां पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है. संस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. जे लोक खुर्चीवर उभे आहेत त्यांनी खुर्चीवर बसावं अशी त्यांना विनंती करतो. तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समय कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए, और जैसा हमने कहा मुंबई की नई लाइफलाइन मेट्रो, खासतौर पे इसकी मुंबई वासियों को बहुत लंबे समय से इंतजार था और उसकी सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी यहां पर देने जा रहे हैं. तो फिर से लौटेंगे उस कार्यक्रम में, लेकिन अब हम रुक करते हैं कुछ और खबरों का. आज मुंबई में एक और बड़ा इवेंट है. आज शाम को RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई है. राधिका जाने माने बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं. राधिका एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी है. कल सोशल मीडिया पर अनंत और राधिका के मेहंदी फंक्शन की तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही थी. आज शाम को सगाई समारोह मुंबई में होगा, जिसमें देश के जाने माने लोग और सेलिब्रिटीज शिरकत करेंगे. और ये सगाई समारोह अंबानी परिवार के घर यानी एंटीलिया में ही होने जा रहा है. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से हम जुड़े रहेंगे. हमारे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और यहाँ से भी बस एक क्लिक पर आपको ताज़ा खबरें मिलेंगी.